सब्सक्राइब कीजिए हमारे CCI एजुकेशन नगरा के YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम CCC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ के अंतर्गत 5वां पार्ट लेकर के आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, CCC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 मंथ नवंबर के सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा यह 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत नवंबर माह में और 2020 के अंतर्गत पूछे जाने वाले CCC के क्वेश्चंस का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले 4 पार्ट जो है ऑलरेडी इस सीरीज़ का बन चुका है। आप अगर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जा करके और MCQ CCC क्वेश्चंस के अंतर्गत आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज के इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हम CCC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टोटल 100 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, CCC, UPPCL या कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंप्यूटर कोर्स को कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत कुल 100 प्रश्न पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी सभी प्रश्नों के शुरुआत और अंत में हम एक एक प्रश्न और अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको 300 से भी ज़्यादा प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन 100 प्रश्न को आपको लर्न कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इन 100 क्वेश्चंस में मैं चाहूँगा कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और सभी प्रश्नों का आंसर मेरे बताने के पहले ही आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइए, ताकि वीडियो अंत होने के बाद जैसे ही वीडियो कंप्लीट कर लें आप, तो आप खुद मिला सकें कि आपने कितने सही क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पिक्सल, DPI, पेपर या फिर कलर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, DPI को हम कहते हैं डॉट पर इंच। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे हाईएस्ट DPI जो होता है वो लेज़र प्रिंटर का होता है, जिसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने डायमेंशन हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डायमेंशंस कितने होते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 4 एंड 2। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 4। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 डायमेंशन आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत मिल जाता है। आपको बता दें कि CCC के नए सिलेबस में जो लेसन नंबर 9 ऐड हुआ है, यानी नया जो चैप्टर ऐड हुआ है, उसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइल एंड फोल्डर यानी फोल्डर एंड फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज़ प्रोग्राम का आप यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फाइल और फोल्डर का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो विंडोज़ के कौन से प्रोग्राम को आप यूज़ करेंगे। ऑप्शन है एसेसरीज, कंट्रोल पैनल, एक्सप्लोरर या फिर ऑफिस। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो फाइल और फोल्डर को मैनेजमेंट करने के लिए प्रोग्राम यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोरर। आपको बता दें कि इसे विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ ई बटन प्रेस करते हैं तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का यानी माई कंप्यूटर आइकन जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी वर्कशीट पर जो फार्मूलाज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है, मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेवल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट और यूज़ द एडिशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्कशीट में जो सभी वर्कशीट पर फार्मूला यूज होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन
सी, जी हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, इसे हम सभी वर्कशीट पर मौजूद फार्मूलाज को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैंने अपने वीडियो के अंतर्गत मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैक एड्रेस का साइज कितना हो सकता है। ऑप्शन दे रखा है 12 डिजिट्स, 6 बाइट, इसके अलावा 48 बीट्स और ऑप्शन दे रखा है ऑल। तो आपको बता दें ये सभी साइज मैक एड्रेस के हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक एड्रेस के सभी ये साइज हो सकते हैं, इस वजह से इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। आपको बता दें कि मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस यानी मैक एड्रेस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक बार किया गया नामांकन। नामांकन मीन्स अगर किसी फाइल या अथवा फोल्डर का आप नाम अगर आप दे देते हैं, तो कह रहा है कि अगर आपने एक बार किसी भी फाइल अथवा फोल्डर का नाम दे दिया है तो फिर उसे रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है, बदला जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उस नाम को अगर आप चाहें तो रद्द भी कर सकते हैं या फिर आप नाम को चाहें तो बदल भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अगर आपने किसी भी फाइल अथवा फोल्डर का नामांकन कर रखा है यानी नाम दे रखा है, तो आप चाहें तो उसे रद्द कर सकते हैं यानी इरेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों ही हो जाएगा कि आप चाहें तो उस नामांकन को रद्द भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यूज़र नेम तथा डोमेन नेम को अलग किया जाता है। इन किन चिन्हों से हम यूज़र नेम को और डोमेन नेम को अलग करते हैं ईमेल एड्रेस के अंतर्गत? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है @ डॉलर एंड या नॉन। तो आपको बता दें कि अगर ईमेल एड्रेस के अंतर्गत यूज़र नेम और डोमेन नेम को हम अलग करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना होता है @ जी हाँ दोस्तों, @ की सहायता से आप आसानी से यूज़र नेम को और डोमेन नेम को इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूज़र नेम जो होता है वो एक यूनिक नेम होता है और जबकि डोमेन नेम जो होता है वो ईमेल प्रोवाइडर का होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात हो रही है, IE इसे शॉर्ट में कहा जाता है, और यह उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र या IP एड्रेस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से किसका उदाहरण है, और राइट आंसर होगा C यानी कि ब्राउज़र का। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक तरह का वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और यह विंडोज़ के 95 वर्जन में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। आपको बता दें कि विंडो 10 जो विंडोज़ का सबसे नया अपडेटेड वर्जन है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिमूव करके और उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं परंतु वे नहीं होते हैं क्या? अचूक, तीव्र, शक्तिशाली या अल्प मूल्य। आपको बता दें कि जो आजकल के कंप्यूटर्स जो बहुत ही विश्वसनीय और शक्तिशाली हैं वह कम मूल्य में नहीं होते हैं, यानी उनकी मूल्य जो होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि इसके अलावा बातें हम करें तो कंप्यूटर जो है अचूक भी होता है, यानी कि जो कुछ भी हम इसमें डिस्कस करते हैं वह बहुत ही बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट दे देता है। इसके अलावा बहुत तेज़ भी काम करता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली भी होता है। अनेक डाटा पर एक ही बार में यह गणना कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ आधुनिक कंप्यूटर्स जो हैं वह कम मूल्य में भी आना शुरू हो गए हैं। पुराने कंप्यूटर्स की तुलना में थोड़े कम मूल्य के भी होते हैं, लेकिन जितने ही शक्तिशाली कंप्यूटर आप खरीदने जाएंगे कंप्यूटर का मूल्य उतना ही बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है HTTPS जो है इसकी पोर्ट संख्या क्या है। पूरा नाम बता दें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S से जो होता है वो सिक्योर होता है।
तो यहाँ पर आपको इसकी पोर्ट संख्या बतानी है। ऑप्शन है 25, 110, 143 या फिर 443। तो आपको बता दें यहाँ पर इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन 10 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 443, यानी कि 443। यह जो है HTTPS की पोर्ट संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रो को और कॉलम को अगर हम ऐड कर दें एक साथ, यानी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सेल, टेबल, पोजीशन या डाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल। जी हाँ दोस्तों, कैल्क या इसके अलावा जो है एक्सेल, अगर आप कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी उनको जोड़ने के बाद जो एक बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम किस एड्रेस से पहचानने का काम करते हैं, IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस या NIC एड्रेस। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसे हम मैक एड्रेस के थ्रू पहचानने का काम करते हैं। मैक एड्रेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इस एड्रेस को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी हम बात अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ से हम हार्डवेयर के पते को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास है, नेटिकेट्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है नेटिकेट्स क्या है, एक नेटवर्क, इंटरनेट शिष्टाचार, प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि नेटिकेट्स जो होता है वो इंटरनेट पर शिष्टाचार को कहा जाता है। इंटरनेट शिष्टाचार को ही हम इंटरनेट नेटिकेट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी वर्क करें, किसी सोशल मीडिया का यूज़ करें या फिर किसी तरह का आप इंटरनेट पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि हम आसानी से और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि इंटरनेट पर हमारी शिष्टाचार बनी रहे। आप कभी भी ऐसे वल्गर वर्ड्स का न यूज़ करें जो कि दूसरों को आघात पहुंचाए। तो इस वजह से आप हमेशा इंटरनेट पर रहते समय शिष्टाचार का ध्यान दें, जिसे कि हम नेटिकेट्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए। यानी अगर कोई भी डिज़ाइन 3D में आप तैयार कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, उसकी क्वालिटी के बारे में या फंक्शनलिटी के बारे में, इसके अलावा क्वांटिटी के बारे में या फिर साइज़ के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप 3D के बारे में कुछ भी बनाना चाहते हैं, 3D में कुछ भी तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके साइज़ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साइज़ के ही अकॉर्डिंग आप जब उसे 3D के रूप में यानी 3 डायमेंशन के रूप में जब आप उसे चेंज करते हैं, तो अगर साइज़ आपने पहले से ही सोच रखा है तो आसानी से आप उसे किसी भी डिज़ाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में आप चाहें तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को भी चाहें तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, माउस GUI में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। GUI का पूरा नाम आपको बता दें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और विंडोज़ जो है सबसे पॉपुलर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि माउस जो है यह GUI में किसके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन दे रखा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग और मेन्यू डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि माउस जो है वह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसे कि हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। माउस जो है इसे सबसे पहली बार डगलस एंजेलबर्ट ने तैयार किया है, और इसमें मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं जिसे लेफ्ट बटन, राइट बटन और व्हील बटन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, 219.16.223.57 किसका उदाहरण है। यह एक एड्रेस है और ये पूछा गया है कि किसका उदाहरण है, डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, IP एड्रेस का या नॉन। तो बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा IP एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, IP की बात करें तो पूरा नाम है इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो एड्रेस होते हैं वो 4 अलग अलग भागों में बटे होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला पार्ट जो है 219 है, ये डॉट से अलग हुआ है, फिर 16 है,
223 है और फिर 57 है। ये 4 अलग अलग भागों में बटे होते हैं। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं वो 0 से लेकर के 255 डिजिट्स तक ही होते हैं, इनसे ज़्यादा डिजिट्स इनकी नहीं होती है। और आईपी एड्रेस के 2 वर्जन आपको मिल जाते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये IPv6 का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, .NET किस प्रकार का डोमेन है। यानी ये एक .NET जब वेबसाइट के लास्ट में लगता है वह डोमेन किस प्रकार का है, नेशनल, संगठन का, कंपनी का या फिर नेटवर्क का। तो आपको बता दें कि .NET जो होता है वह नेटवर्क से संबंधित डोमेन नेम होता है, जबकि नेशनल जो होते हैं इनके अलावा जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं और जो कंपनीज के होते हैं इनके अलग अलग डोमेन बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ये प्रोग्राम स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं तथा डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने में उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव कर देते हैं। यानी कि वह कौन से प्रोग्राम हैं जो वेबसाइट से स्वतः ऐड हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके और सीधे आपके लोकल ड्राइव में सेव करते हैं, तो क्या उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, वेब सर्वर, क्लाइंट या फिर ब्राउज़र। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, यूटिलिटी जो होते हैं वह एक तरह के ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्वतः अपने आप जो है वो कनेक्ट हो करके और डाउनलोड हो जाते हैं, और उसके बाद जब भी आप कोई वेबसाइट से कोई डेटा, इन्फॉर्मेशन या फिर ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो खुद लोकल ड्राइव के अंतर्गत जो आपके CDE ड्राइव बने होते हैं उनमें ले जा करके उन्हें सेव कर देता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होता है और CCC में तो ये हर बार रिपीट होता है, तो इसे याद रखिएगा। OSI मॉडल में कितने लेयर पर कार्य करती है, जो OSI मॉडल है वो कितने लेयर पर वर्क करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है 7, 5, 4 या 3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 7। जी हाँ दोस्तों, OSI मॉडल जो होता है वो 7 लेयर पर वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही खास, आप लोग अगर ट्रेन में कभी जर्नी किए होंगे तो ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा। और क्वेश्चन दिया हुआ है वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है। यानी जो वॉकी टॉकी के थ्रू जो पीछे ट्रेन के सबसे पिछले बोगी में जो गार्ड बैठे होते हैं और जो आगे उसको चलाने वाले उसके ड्राइवर होते हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वॉकी टॉकी के थ्रू होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वॉकी टॉकी में जो कम्युनिकेशन होता है वह किस प्रकार से होता है। ऑप्शन दे रखा है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या फिर नॉन। तो आपको बता दें कि वॉकी टॉकी में जो कम्युनिकेशन होता है वो हाफ डुप्लेक्स में होता है। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि आप जब भी कभी कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक तरफ से डेटा ट्रांसफ़र कर दी जाती है और फिर दूसरे तरफ से जब तक डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होता है तब तक फिर दोबारा आप उसे स्टार्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम हाफ डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें क्लाउड का मतलब क्या होता है। जनरली क्लाउड मीन्स तो बादल होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन दे रखा है सर्च इंजन, वेब पेज, यूज़र या फिर इंटरनेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मीन्स हो जाएगा इंटरनेट कंप्यूटिंग। इसके अंतर्गत जब भी आप कोई डेटा सेव करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके स्टोरेज में ना सेव हो करके और आपके सीधे सीधे इंटरनेट पर सेव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो वर्डप्रेस है वह प्रयोग किसके लिए करते हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या फिर सर्च इंजन के लिए। तो आपको बता दें जो वर्डप्रेस है यह स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है और आप इसका प्रयोग करके चाहे तो आसानी से एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कट या अथवा कॉपी करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट सेलेक्ट, पेस्ट, बोल्ड या फिर नॉन।
तो आपको बता दें, अगर आप कट और कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ही कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होते हैं। इनकी हम शॉर्टकट की बात करें तो टेक्स्ट सेलेक्ट अगर पूरा एक साथ करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए होता है, कट का होता है कंट्रोल एक्स, कॉपी का होता है कंट्रोल सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल भी, और बोल्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। जब हम बोल्ड करते हैं तो लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है वह गाढ़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास है। इनमें से क्या नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है? नेटवर्क की सिक्योरिटी का क्या काम करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डीएसएल, टेलनेट, फायरवॉल या फिर हब। तो इंटरनेट पर सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों फायरवॉल। जी हाँ दोस्तों, फायरवॉल का यूज़ करके इंटरनेट पर हम अपने डिवाइस को सिक्योर रखते हैं। अगर इंटरनेट में अगर बात करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए विंडोज़ की, तो यहाँ पर आपको फायरवॉल नाम की सुविधा पहले से ही मिल जाती है और आप वहाँ से अपने कंप्यूटर्स को चाहे तो इंटरनेट की सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है तो रैम में स्टोर डेटा क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है, डबल हो जाता है या फिर स्टोर हो जाता है? तो आपको बता दें, यहाँ पर रैम की बात हो रही है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात हो रही है। और जब आपका कंप्यूटर में पावर कट होता है तो रैम में जितना भी डेटा रखा होता है वो सब का सब इरेज हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेज्ड। जी हाँ दोस्तों, रैम की बात आपको बता दें तो रैम एक तरह का वॉलेटाइल मेमोरी होता है जो प्रोग्राम को रन कराने में कंप्यूटर में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत ही खास। आप लोग अगर घर पे टीवी देखते होंगे तो आपने इस ऐप का जरूर ऐड देखा होगा और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वेदांतु क्या है। जी हाँ दोस्तों, वेदांतु की बात हो रही है कि वेदांतु क्या है। ई कॉमर्स है, वेब पोर्टल है, लर्निंग ऐप है या फिर नॉन? तो अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो अक्सर करके देखते होंगे कि वेदांतु ऐप का बहुत ही ज़्यादा टीवियों पर ऐड आता है और यह वेदांतु जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लर्निंग ऐप। वेदांतु जो है एक तरह का लर्निंग ऐप है जिस पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, इनमें से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस जो है वो डाटा को स्टोर करके नहीं रख पाती है। तो मॉनिटर, पेन ड्राइव, रैम या फिर मॉडेम? तो आपको बता दें कि राइट आंसर जो होगा वो होगा मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर के अंतर्गत आप डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो कि डेटा को केवल शो कराता है। पावर जैसे ही कट करते हैं, यानी कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को जब बंद कर देते हैं तो मॉनिटर में कोई भी डेटा आपको शो नहीं होता है और पावर ऑन करने के बाद भी मॉनिटर आपको किसी तरह के डेटा सजेस्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः हैं, यानी एजुकेशन में और गवर्नमेंट में कौन से डोमेन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? तो डॉट एजुकेशन एंड GOVT या फिर .edu, .gov, बॉथ या नॉन? तो यहाँ पर आपको बता दें राइट आंसर जो होगा वो होगा .edu एंड .gov। जी हाँ दोस्तों, यही इनके क्रमशः डोमेन नेम दिए हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में .edu का यूज़ होता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी वेबसाइट्स बनाए जाते हैं उनको .gov के थ्रू पहचाना जाता है। एक बात आपको और यहाँ पर खास बता दें कि जो एक्सटेंशंस होते हैं वो हमेशा डॉट के सिंबल से शुरू होते हैं। पहले ऑप्शन में आप देखिए कि यहाँ पर GOVT में डॉट नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह डॉट के बाद इतना लंबा कैरेक्टर यानी वर्ड्स नहीं हो सकता है। ये अधिकतम 5 कैरेक्टर तक के होते हैं और मिनिमम 2 कैरेक्टर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस स्थान को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन वैली के नाम से इंडिया में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर जो है इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी CAD जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। यानी कि यह जो है CAD, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिनको कहाँ यूज़ किया जाता है? प्लॉटर में, प्रिंटर में,
स्कैनर में या फोटोग्राफ में? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। जी हाँ दोस्तों, प्लॉटर के अंतर्गत प्लॉटर का ही हम इस्तेमाल करते हैं कैड के अंतर्गत। कैड का यूज़ करके हम प्लॉटर की सहायता से अलग अलग तरह के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो वहाँ पर हम कैड की सहायता से और प्लॉटर की मदद लेकर के हम आसानी से किसी बड़े से ग्राफ को प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ की एक वैलिड फाइल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द जोड़ा गया है कि कौन सी फाइल जो है वैलिड फाइल नहीं है। NTFS, EXFAT, FAT8 या FAT32? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा FAT8। जी हाँ दोस्तों, FAT8 जो होता है ये विंडोज़ का एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा जो तीनों नाम दिए हुए हैं ये सभी विंडोज़ के एक वैलिड फाइल सिस्टम है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है और आपको बता दें कि ये कई बार अभी रिपीट हुआ है जब से CCC का सिलेबस बदला है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया है, यानी IoT का आविष्कार किसने किया है? बिल गेट्स, केविन एक्टन, स्टीव जॉब्स या मैकडोनाल्ड? आपको बता दें राइट आंसर है यहाँ पर केविन एक्टन, और इन्होंने 1999 में 1999 के अंतर्गत IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया हुआ है। आपको बता दें कि आजकल जितने भी नए डिवाइसेस आ रहे हैं, जो नए गैजेट्स आ रहे हैं, वो सभी IoT टेक्नोलॉजी को शामिल करके ही आ रहे हैं। आप कहीं पर से भी अपने घर के इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी परिकल्पना जो है सबसे पहली बार 1999 के अंतर्गत आई थी। आगे बढ़िए तो यहाँ देखिए दिया हुआ है 4.0 सीरियल नंबर किस देश में विकसित हुआ है? किस देश से इसे विकसित किया गया है 4.0 सीरियल को? तो ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, USA, सिंगापुर या फिर इंग्लैंड। तो आपको बता दें 4.0 क्रमांक को सबसे पहली बार जो है वो जर्मनी ने स्टार्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 34 नंबर का क्वेश्चन, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो कौन से अकाउंट में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा? ऑप्शन दे रखा है फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ब्याज आपको मिल जाता है ऑप्शन ए, फिक्स अकाउंट पर। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने पैसे को बैंक के अंतर्गत निर्धारित समय के लिए फिक्स कर देते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा बैंक द्वारा आपको ब्याज दिया जाता है, जबकि करंट अकाउंट जो होता है इसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? जी हाँ दोस्तों, जो वेब फाइलें होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? वेब की जो जितनी भी फाइलें होती हैं, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HTML और HTM। जी हाँ दोस्तों, HTML और HTM जो है ये वेब फाइलों का डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड विंडोज़ डेस्कटॉप पेन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नहीं शब्द जोड़ करके पूरे प्रश्न को बदल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड विंडोज़ डेस्कटॉप पेन नहीं है। ऑप्शन दे रखा है टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्च बार और सिस्टम ट्रे। तो आपको बता दें कि डेस्कटॉप पर आपको मेन्यू बार जो है वो शो नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ के अंतर्गत मेन्यू बार जो है आपको डेस्कटॉप पर शो नहीं होता, जबकि टास्क बार, क्विक लॉन्च टूल बार और साथ ही साथ सिस्टम ट्रे आपको मिल जाता है। मेन्यू बार जो होता है ये आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टाइटल बार के नीचे मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर इसका संक्षिप्त नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जिनको हम दोबारा ऑप्टिकल स्टोरेज के तौर पर दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? CD, DVD, रोम या RW? तो आपको बता दें यहाँ ऑप्टिकल स्टोरेज के अंतर्गत जो दोबारा यूज़ होने वाले ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं उनका नाम है RW, यानी राइट एंड रीड। जी हाँ दोस्तों, रीड एंड राइट जो डिस्क होते हैं, यानी रीराइटेबल जो डिस्क होते हैं ऑप्टिकल के अंतर्गत, उन्हें हम आमतौर पर दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं।
आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्री वायर के 2 एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, फ्री वायर के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल टूल बार, विनजिप एंड रेमिक्स, इसके अलावा इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार, और शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग। तो आपको बता दें कि यहाँ फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार। जी हाँ दोस्तों, गूगल टूल बार और इंस्टेंट मैसेंजर जो है वो फ्रीवेयर के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे बढ़िए तो बहुत ही खास, कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या सबसे पहले ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया? तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है IBM, बिटकॉइन, फेसबुक और पेपल। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के अंतर्गत सबसे पहली बार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, VLAN में V का क्या मतलब होता है? जी हाँ दोस्तों, VLAN के अंतर्गत V का क्या अभिप्राय है? वर्टिकल, वर्चुअल, वैल्यू या फिर वैल्यूएबल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल जो है VLAN का पूरा नाम माना जाता है। V का पूरा नाम है वर्चुअल, जबकि LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा होता है? यानी कि यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं ड्रॉप डाउन में, इनमें सबसे छोटा साइज में कौन सा होता है? palm टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो आपको बता दें सबसे छोटा होता है palm टॉप। जी हाँ दोस्तों, palm का मतलब होता है हथेली, और हथेली के ऊपर रख करके और जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसे palm टॉप कंप्यूटर कहा जाता है, और यह सबसे साइज में छोटा कंप्यूटर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला दिया हुआ है प्रश्न, बहुत ही खास प्रश्न है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दे रखा है, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन, जनरल फंक्शन या फिर कंडीशन फंक्शन। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नेस्टेड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि जहाँ पर फाइलों को स्टोर करते हैं वो फोल्डर कहलाता है, और फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो उसे सब फोल्डर कहा जाता है, या डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास, और ये रिसेंटली O लेवल के परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पहला सर्च इंजन था। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का जो सबसे पहला सर्च इंजन था वो कौन सा था? गूगल, नेटस्केप, सफारी या फिर आर्ची? तो आपको बता दें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्ची। जी हाँ दोस्तों, आर्ची दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन माना जाता है, जबकि गूगल जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा फेमस सर्च इंजन के तौर पर यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम के चलने के लिए उनमें एक क्या होना आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो आपको यहाँ पर एक बार प्रश्न फिर से ध्यान से पढ़ लेना है कि हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम को चलने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही से काम कराने और प्रोग्राम को रन कराने में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि अगर केवल प्रश्न ये पूछा होता कि सभी प्रोग्राम को चलाने में कौन सा आवश्यक होता है, तो ये फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता, क्योंकि प्रोग्राम को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जबकि यहाँ सभी हिस्सों को काम करने की बात आ रही है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको सही से चलाने की अगर कोई काम करता है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम OS के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सुपर कंप्यूटर, क्रेवन सुपर कंप्यूटर, पर्सनल सुपर कंप्यूटर या CD6600? तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा क्रेवन सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जिसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो 46 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, यूनिक्स के बारे में ऑप्शन दे रखा है, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बता दें कि यहाँ पर यूनिक्स जो है वह, इसके बारे में जो सबसे कथन गलत है वह है यूनिक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक साथ कई लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं कर सकते। यह CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, एक्सेस टाइम है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेस टाइम की बात हो रही है। एक्सेस टाइम किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या केवल सीक टाइम को, या केवल लेटेंसी टाइम को, या नॉन। तो आपको बता दें सीक टाइम और लेटेंसी टाइम इन दोनों को मिला करके ही एक्सेस टाइम बनता है। आप देखते हैं कि जब हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो वह सीक टाइम लेटेंसी टाइम का यानी एक्सेस टाइम के थ्रू ही डेटा उसमें ट्रैवल करके ट्रैक के माध्यम से सेक्टर तक जाता है और वहाँ सेक्टर में जाकर के डेटा स्टोर हो जाता है। आपको बता दें कि हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में 512 कैरेक्टर आप स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कई बार मैंने आपको बता दिया है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है एनियक, डिफरेंस इंजन, यूनिवैक या फिर नॉन। तो आपने जरूर सही उत्तर लगाया होगा, मुझे विश्वास है इसका राइट आंसर होगा यूनिवैक। जी हाँ दोस्तों, यूनिवैक जो है दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही एकदम बिल्कुल जीके का यह प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो यह भी आपको बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस, और जबकि दूसरा जो दिन है यानी 2 दिसंबर जो है उसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, CPU को और किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा नाम यहाँ पूछा गया है, एक्सक्यूट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप या फिर मिनी कंप्यूटर। तो इसका भी आंसर आपको बिल्कुल पता होगा, राइट आंसर इसका है माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, CPU जो होता है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और आपसे जो है इस वीडियो की सहायता से आपकी जानकारी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं इस पर तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो को अपने अलग अलग फ्रेंड्स में शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, ताकि इस तरह के मैं ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है www, मोज़ेक, नेटस्केप या फिर एरवाइज। तो आपको बता दें इस प्रश्न पर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है वह एरवाइज है, जिसे कि बहुत कम फेमस है ये। उसके बाद जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र बना था उसका नाम था मोज़ेक। तो आपको बता दें कि अगर ऑप्शन में आपको एरवाइज लिखा हुआ मिल रहा है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और अगर यह ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तब फिर आप मोज़ेक पर जा कर के क्लिक करेंगे। और आपको बता दें कि नेटस्केप जो है यह भी एक तरह का ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, STP जो केबल होता है उसकी अधिकतम लेंथ कितनी होती है? कितनी दूरी तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर या फिर 700 मीटर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। जी हाँ दोस्तों, आप STP केबल का मैक्सिमम जो है वह 200 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, ये भी केबल से रिलेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की भीतरी कोर जो होती है वो किसकी बनी होती है? किससे बनी होती है? ये ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास, इसके अलावा लिक्विड, कॉपर या फिर नॉन। तो आपको बता दें कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं उनके भीतर का जो कोर होता है वह ग्लास का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लास का बना होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इंटरनेट में सबसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आगे बढ़िए तो देखिए दिया हुआ है सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन क्या करता है? इंटरनेट पर किसी सूचनाओं को ढूंढना, www पर दस्तावेज़ों को ढूंढना,
कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच इंटरफेस का काम करना और ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर आपको बताएं कि राइट आंसर केवल ए और बी होगा, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। जबकि कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में इंटरफेस का काम www करता है, सर्च इंजन का यह कार्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इनमें से किस ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? एक फ्लैट फाइल, एक डाटाबेस, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत डेटा जो स्टोर होते हैं वो फाइल्स भी होते हैं, यानी फ्लैट फाइल भी होता है और डाटाबेस भी होता है। इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास प्रश्न है, जरूर आपने देखा होगा। अगर आप इंटरनेट से जा करके और रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो जरूर आपको इसका राइट आंसर पता होगा। IRCTC किस कंपनी के साथ मिलकर के इंटरनेट टिकट प्रणाली स्टार्ट किया था? क्रिस, विक्स, ITO या इंडियन रेलवे? तो आपको बता दें कि IRCTC जो है वो क्रिस के साथ मिल करके और इंटरनेट से टिकट ऑनलाइन चालू करने का काम किया है। और यह IRCTC जो है इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी सहायता से आप ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिल्कुल ही खास प्रश्न है, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है? यानी कि इनमें से कौन से फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंतर्गत डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है? ऑप्शन दिया है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या फिर डेसिमल। तो आपको बता दें कंप्यूटर जो है इसमें डेटा स्टोर होता है बाइनरी के फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी नंबर्स को ही कंप्यूटर केवल समझता है और बाइनरी जो है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। 0 को हमेशा फॉल्स और 1 को हमेशा ट्रू मानता है। जबकि हेक्साडेसिमल के अंतर्गत 0 से 9 तक के डिजिट आते हैं, इसके अलावा ABCDEF भी आता है। ऑक्टल के अंतर्गत 0 से लेकर के 7 तक के कैरेक्टर आते हैं और डेसिमल के अंतर्गत जो हम लोग डिजिट यूज़ करते हैं 0 to 9 वो आता है। जबकि कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी को ही समझता है और इसी फॉर्मेट के अंतर्गत उसमें डेटा भी स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट में अगर हम कंप्यूटर्स को ऐड करते हैं तो उनमें क्या होना जरूरी है? ऑप्शन दिया हुआ है एंटीवायरस, पासवर्ड संरक्षण, विशिष्ट IP एड्रेस या फिर प्रोसेसर। तो आपको बता दें इंटरनेट से जुड़े जो प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं उनमें एक स्पेशल IP एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उसी के थ्रू उस डिवाइस की इंटरनेट पर पहचान होती है और आसानी से डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? 48 बीट, 36 बीट, 42 बीट या फिर 24 बीट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 48 बीट। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैंने इस प्रश्न पर डिस्कस किया है आप लोगों से और इस वीडियो के अंतर्गत भी मैक से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। तो मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बीट पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ल्स वेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है मिस्टर चार्ल्स वेबेज, इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है सुपर कंप्यूटर, अबाकस, कैलकुलेटर या फिर एनालिटिकल इंजन। तो आपको बता दें कि एनालिटिकल इंजन जो है यह चार्ल्स वेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है और यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि एनालिटिकल इंजन के अलावा चार्ल्स वेबेज ने एक और कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही डिवाइस उन्होंने 1822 और 1833 में बनाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है IPv6 एड्रेस की बीट संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, IPv6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस होता है उसकी बीट संख्या कितनी होगी? 32, 64, 24 या 128? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 128, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, SMTP या फिर SSMTP, SNMP या फिर SSLMP। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ जाइए कि जो SMTP कनेक्शंस होते हैं जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं इनको कहा जाता है SMTPS। जी हाँ दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यह सिक्योर वर्जन होता है जो SSL द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है,
पहली स्वीकृत IoT डिवाइस का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहली बार IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर जो डिवाइस बनाई गई थी उसका नाम क्या है? स्मार्ट वॉच, ATM, रेडियो या फिर वीडियो? तो आपको बता दें IoT तकनीक पर चलने वाला जो सबसे पहला डिवाइस था वह था ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, ATM कार्ड से आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं आसानी के साथ ATM मशीन के माध्यम से, और यह दुनिया का सबसे पहला IoT डिवाइस माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 64 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह व्यक्ति जो ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति ब्लॉग लिखने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉग्स, ब्लॉगिंग, ब्लॉग ऑनर या फिर ब्लॉगर? तो आपको बता दें जो ब्लॉग लिखने का काम करता है उसे कहा जाता है ब्लॉगर। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉगर कहा जाता है। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को यूट्यूबर कहा जाता है, वैसे ही ब्लॉग लिखने वाले व्यक्ति को ब्लॉगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, राउटर किसके समान कार्य करता है? यानी जो राउटर होता है वो और किसके जगह जैसे वर्क करता है? हब के जैसे, ब्रिज, स्विच या फिर नॉन? तो आपको बता दें राउटर जो होता है वो ब्रिज के जैसे काम करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक आसानी के साथ डेटा ट्रांसफ़र करने में एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, जिसे हम राउटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, CPU में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? कैश मेमोरी, ट्रांजिस्टर, हार्ड डिस्क या फिर ऑल? तो आपको बता दें CPU के अंतर्गत ये सभी डिवाइसेस जो हैं वो लगी होती हैं जहां पर डेटा जो है वो स्टोर होते हैं और कंप्यूटर उन्हीं के थ्रू आसानी से चलता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खास है, FT में F का क्या अर्थ होता है? जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा नाम न पूछ करके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि FTP में F का क्या अर्थ होता है? F से फाइल या फॉन्ट या फॉर्मेट या फिर फंक्शन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल। और पूरा नाम हो जाएगा FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल F का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, QR कोड किस कंपनी ने बनाया था? जी हाँ दोस्तों, QR कोड जो होता है जिसे क्विक रिस्पॉन्स कहा जाता है, इसको किस कंपनी ने बनाया है? ऑप्शन दिया हुआ है, डेंसोवेब, NPCI, RBI या फिर IBM? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा डेंसोवेब, और इसने 1994 में सबसे पहली बार इसे तैयार किया था। आपको बता दें QR कोड का सबसे पहली बार प्रयोग जापान के अंतर्गत गाड़ियों के खरीद में या बेच में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 69 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन प्रेस करेंगे? पेज अप, पेज डाउन, होम या फिर इंड? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा होम बटन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो होम का यूज़ करेंगे, और सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इंड का आप यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही खास प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर? तो आपको बता दें कि एक ही समय में किसी टेक्स्ट को, कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट दोनों यह काम करने का काम करता है इंटरप्रेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ये सभी ट्रांसलेटर होते हैं जो लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही खास दिया हुआ, देखिए वॉकी टॉकी से रिलेटेड पीछे भी एक प्रश्न बना हुआ था, यहाँ पर भी बना हुआ है कि वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से साथ साथ, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें वॉकी टॉकी पे जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना। यही जो है वॉकी टॉकी के कम्युनिकेशन का टाइप होता है। इसमें एक बार में एक आदमी बोलता रहता है, बाकी दूसरा पर्सन सुनता रहता है। जब वो अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तब फिर पहला पर्सन जो है वो बोलना शुरू करता है। तो अगर दोनों एक साथ बोलते हैं तो कम्युनिकेशन प्रभावी रूप से नहीं हो सकता है।
अगला प्रश्न बहुत ही खास है। यहाँ पर पूछा है कि ULSI या LSI या VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, यानी किस जनरेशन के अंतर्गत इनका यूज़ किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आपको बता दें इन सभी का यूज़ जो है वो सबसे पहली बार फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत किया गया था। ULSI, LSI, VLSI का यूज़ जो है सबसे पहली बार फोर्थ जनरेशन में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। आगे बढ़ते हैं तो 73 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, NCR 340 किस पीढ़ी से संबंधित है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो आपको बता दें NCR 304 जो है वो सेकंड जनरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक खास बात आपको बता दें, कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन है वह वैक्यूम ट्यूब, दूसरा जो है वो ट्रांजिस्टर, तीसरा IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा जो अभी रनिंग मोड में है इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर करके ट्रिपल सी में इस तरह के घुमावदार प्रश्नों में छोटा सा एक नहीं शब्द ऐड करके और प्रश्न को पूरा बदल दिया जाता है। तो आप पूरे प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शंस पढ़िए और उसके बाद ही आप अपना आंसर दीजिए, ताकि बिल्कुल सटीक आपको उत्तर देने का एक कॉन्फिडेंस आ सके। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड, इसके अलावा इफिशिएंसी, प्राइवेसी कंसेंसर या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको बता दें इफिशिएंसी जो होगा यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड नहीं है, जबकि बाकी और सभी शब्द जो हैं वो सभी IoT से रिलेटेड माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का उदाहरण है। यह दोस्तों सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर के कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, लो लेवल मशीनरी लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, जावा या फिर प्रोलॉग। तो आपको बताते हैं कि सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत ज़्यादातर कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का लगातार जो है वो अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन भी आपको प्रेस करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, यानी भारत में कितनी जगहों पर आप जाकर के पासपोर्ट बनवाने का काम कर सकते हैं। 434, इसके अलावा दिया हुआ है 37, 87 या 77 यानी 77। तो आपको बता दें कि भारत में कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं वो 77 है, यानी 77। यहाँ इतनी जगहों पर भारत में जो है आपको पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिल जाती है। अगला बहुत ही खास है और यह प्रश्न जो है वो आपको एक्सेल से या फिर कैल्क से मिल जा रहा है। पूछ रहा है कि इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत ही डीपली और बहुत ही खास प्रश्न पूछा हुआ है कि जब आप सेलेक्ट ए कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो आपको कौन सा इसमें विकल्प नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन, माइक्रो, क्यूब या फिर टेक्स्ट। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, जबकि इंफॉर्मेशन, क्यूब और टेक्स्ट से रिलेटेड आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 78 नंबर का, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं, यानी जो कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उसका जितना भी ऑन होने वाला निर्देश होता है वो सब कहाँ होते हैं, रैम में, CD रोम में, रोम में या फिर नॉन। तो आपको बता दें कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जितने भी डेटा होते हैं वो सभी रोम के अंतर्गत मौजूद होते हैं, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और इसका एक पार्ट होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके अंतर्गत ही सारे डेटा सुरक्षित होते हैं और वहीं से आपका कंप्यूटर जो है वो आसानी से ऑन होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आगे कुछ खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ यानी कि आपको फिल करना है। नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, यानी कि किन नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना और संदेशों को भेजा जाता है। तो दिया है प्रोटोकॉल, ISP या फिर
एप्लेट या फिर HTML। तो आपको बता दें राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटोकॉल। जी हाँ, प्रोटोकॉल जो होता है वो सेट ऑफ रूल होता है, यानी नियमों का समूह होता है, और इन्हीं नियमों के आधार पर सूचनाओं को आप कहीं भेज सकते हैं, या संदेश आप चाहे तो भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल ही बहुत ही खास प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोकल इंडिया में किसी शॉप को या किसी तरह के आप चाहें तो जगह को सर्च करते हैं, तो भारत में कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से दुकान में किस किस तरह के आइटम बिक रहे हैं, वो कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, इन सब का विवरण भारत में कौन रखता है। google.com, मकान.com, justdial.com या चुटकी में घर.com। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन थोड़ा सा फनी है, चुटकी में घर.com। तो यहाँ पर कौन सा जो है सर्च इंजन लोकल में यूज़ होता है, तो आपको बता दें, आप लोगों ने ज़रूर अगर किसी दुकान के बारे में सर्च किया होगा तो आपको justdial.com मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो लोकल सर्च इंजन है उसे justdial.com कहा जाता है। आप हमारे कंप्यूटर का भी यानी कैरियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो यह justdial.com के अंतर्गत आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट कहलाता है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी या फिर ड्राई कॉपी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मॉनिटर में जो आउटपुट शो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने कई बार क्लास में भी आप लोगों को बताता हूँ कि मॉनिटर जो होता है वह एक तरह का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल से आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि जो फिजिकल आउटपुट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं वह हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, और जबकि जो सॉफ्ट के रूप में यानी कि जो डिस्प्ले पर होता है, जो फिजिकल नहीं होता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो सूचनाएं होती हैं वह सभी के सभी जो है वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इंसर्ट रो इन विच मेन्यू इन कैल्क, यानी कि कैल्क के अंतर्गत अगर आपको रो इंसर्ट करना हो तो आपको वह कहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन दिया है शीट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, एडिट मेन्यू या फिर नॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेन्यू। जी हाँ दोस्तों, कैल्क के अंतर्गत आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत नए रो को इंसर्ट करने की सुविधा मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, IoT किस पर बनाया गया है। IoT जो है यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस पर बनाया गया है, डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, ए और बी बॉथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें IoT जो होता है वह डाटा कलेक्ट करने वाले सेंसर का नेटवर्क और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बॉथ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 84, किसी विंडो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है, यानी विंडोज़ के अंतर्गत अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम MS वर्ड को रन कर रहे हैं, तो यह सबसे ऊपर जो पतली पट्टी होती है इसको किस नाम से जानते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार या फिर स्टेटस बार। तो आपको बता दें बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइटल बार। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन के विंडो में सबसे ऊपर जो पतली पट्टी होती है यह टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, उसके नीचे टूल बार, और जो सबसे नीचे होता है जहाँ पे वार्निंग इन्फॉर्मेशन वगैरह शो होते हैं और आपको अलग अलग वर्जनों में जहाँ पर वार्निंग इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है उसे हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए वो 85 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी स्प्रेडशीट चलाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, एक्सेल, कैल्क, शीट्स या फिर ऑल ऑफ एबव। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये तीनों जो हैं वह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर आप गूगल का यूज़ करना चाहते हैं तो उसे शीट के नाम से जाना जाता है, लिब्रे ऑफिस का कैल्क होता है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, वर्डप्रेस को कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स, डायनामिक वेबसाइट्स या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आपको बता दें कि जो वर्डप्रेस होता है इसकी सहायता से आप जो है आसानी के साथ एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंटेंट मैनेज्ड वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो अपने हिसाब से कंटेंट को मैनेज यहाँ करके और एक वेबसाइट अपने लिए
क्रिएट कर सकते हैं। यह वर्डप्रेस, जी हाँ दोस्तों, आपने इसको जरूर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनोमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए था पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो ऑटोनोमस सिस्टम है उनके बीच का सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा फिक्स किया गया था, यहाँ पर पूछा गया है EGP, EIGRP यानी RIP2 या फिर UDP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए EGP। जी हाँ दोस्तों, EGP जो है यह ऑटो कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास दिया हुआ है कि किसका उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो तैयार करना है तो आपको कंप्यूटर पर किसका यूज़ करना होगा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक का, एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, सुपरहिट स्लाइड पैकेज का, या फिर स्लाइड मेकर टूल का। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसे अगर आप MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पर पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत इम्प्रेस का यूज़ किया जाता है और इसका प्रयोग करके आप आसानी से स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, फाउंडर ऑफ M कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, M कॉमर्स का फाउंडर किसे माना जाता है, केविन डुफ्रे, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस या फिर बिल गेट्स। तो आपको बता दें कि केविन डुफ्रे जो हैं इन्हीं को M कॉमर्स का फाउंडर माना जाता है, जबकि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, जेफ बेजोस अमेजोन और बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर दिया हुआ है, TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। OSI में तो 7 लेयर होते हैं, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि TCP/IP में कितने लेयर होते हैं, 4, 7, 5 या फिर 3। तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 लेयर। TCP/IP के अंतर्गत लेयर्स की कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सर्च में कीवर्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड हम किसे कहते हैं, मुख्य सर्च कीवर्ड, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड, सर्च इंजन या फिर स्टाइल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो वर्ड होता है उसी को कीवर्ड कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं इसका मैं आपको 10 क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से ये 5वां यानी कि आज हम लोग हाफ टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये 5 क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको पूरी तरह मिल चुका है। आगे भी मैं इसके 5 और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें कि 100 प्रश्नों का कलेक्शन होगा। और इन 10 सीरीज़ को अगर आप इस पूरे सीरीज़ के अंतर्गत 10 वीडियो को आप एक बार में ध्यान से पूरे का पूरा देख लेते हैं तो आप आसानी से CCC के अलावा जितनी भी वनडे परीक्षाएं होती हैं उनको बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, आप इनको आसानी से चाहे तो अपने दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं और लगातार इनको आप देख सकते हैं। परीक्षा के समय में ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर के ऑनर का एकाधिकार किसके पास है। तो विंडोज़ 10 जो है इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, इसलिए इसका पूरा का पूरा जो एकाधिकार यानी कि जिसके पास राइट्स जो है वो रिजर्व है वह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है। आगे बढ़िए तो देखिए बहुत ही खास प्रश्न है, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको हेक्साडेसिमल के बारे में बताया था। पूछा है कि हेक्साडेसिमल ई का डेसिमल मान कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, 12, 13, 14 या 15। तो आपको बता दें कि हेक्साडेसिमल के अंतर्गत 0 से लेकर के 9 तक और उसके बाद फिर ABCDEF यहाँ तक ये सब अल्फ़ाबेट भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई का वो हो जाएगा 14। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा 14 क्योंकि इसमें कुल टोटल 15 होते हैं और F का मान 15 होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास प्रश्न दिया हुआ है, किस तारीख को ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी, यानी ऑनलाइन टिकट की सुविधा किस डेट में इंडिया में शुरू की गई थी। 12 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005, इसके अलावा 12 अगस्त 2006 या फिर 26 अगस्त 2007।
तो आपको बता दें ई टिकटिंग यानी इंटरनेट टिकटिंग की सुविधा जो है वो भारत में सबसे पहली बार 12 अगस्त 2005 में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास दिया हुआ है, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ग्राफिकल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पूछा गया है कि पहला वेब ब्राउज़र जो है वो दुनिया में कौन सा है, www, मोज़ेक, नेटस्केप या फिर मोज़िला फायरफॉक्स। तो आपको बता दें कि दुनिया का जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र है उसे माना जाता है www को, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब को, और इसको सबसे पहला दुनिया का वेब ब्राउज़र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है। जी हाँ दोस्तों, जो नीचे नाम दिए हुए हैं इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है, गूगल, याहू, मोजिला फायरफॉक्स या फिर यूट्यूब। तो अभी आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। जी हाँ दोस्तों, मोजिला फायरफॉक्स जो है वह जो है आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम भी मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं और ये जो है उसका आइकन बना है, जबकि यह जो है ब्राउज़र इसे हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम का आज वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, जबकि फायरफॉक्स जो है वह भी एक तरह का वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र जो है वो मोजिला फायरफॉक्स है, जबकि गूगल सर्च इंजन है या वो भी एक तरह का सर्च इंजन है, और यूट्यूब भी एक तरह का सर्च इंजन है जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है। यानी कि अगर डाटा को एक्सचेंज करना हो या फिर कोडिंग करनी हो, जो कोडिंग है उसको अनुवाद में करना है यानी कि उसका ट्रांसलेट करना हो, तो कौन सा लेयर प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर फिजिकल लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर के अंतर्गत ही डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद का कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू गेन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। जो ब्लू गेन कंप्यूटर है इसको किसने बनाया है, IBM कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर अर्पा। तो आपको बता दें कि इस ब्लू गेन नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था IBM ने। पूरा नाम था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर के सेक्टर में सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जो है वह IBM कंपनी है, जिसने ब्लू गेन नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और आज की वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 100 नंबर का क्वेश्चन, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनेटर का यूज़ हम किस टोपोलॉजी में करते हैं, स्टार, बस, रिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें टर्मिनेटर का यूज़ जो है हम लोग बस टोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक टर्मिनेटर से दूसरे टर्मिनेटर तक डाटा ट्रैवल करता है, जिसमें एक मेन केबल होता है और वहीं से जो है आप अपने अलग अलग नोड को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक सबसे अंत में एक प्रश्न ऐड किया हुआ है, जिसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके देना है। और प्रश्न है, कोबोल किसका एक उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है कि कोबोल इन चारों ऑप्शन में से किसका उदाहरण माना जाता है। तो चलिए, यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा और इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी थैंक यू वेरी मच। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।